तो आज का सेशन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशंस में हम लोगों ने ये देखा कि अगर इंसिडेंट रे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्शंस के बाद रिफ्लेक्टेड रे का क्या डायरेक्शंस होगा। आज के ड्यूरेशंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इमेज का किस तरीके से फॉर्मेशंस होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। तो जो सबसे पहला कंडीशंस है हमारा यहाँ पे, अगर किसी भी कॉनकेव मिरर के से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से जितनी भी इंसिडेंट रे होगी, वो सारी इंसिडेंट रे को हम लोग पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं कि ये सारी की सारी जो इंसिडेंट रे आ रही है, वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ से इनफाइनाइट मेनी रे आ रही होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी कि हमें ठीक से पता चले कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रे यहाँ पे कंसीडर की है। तो इस ऑब्जेक्ट से कंसीडर करो कि यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद बहुत सारी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है। तो ये सिंस ये सारी रे कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है, तो इस सारी रे को हम लोग इंसिडेंट रे कह सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो आपके फोकस से ही होके जाएगी। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फोकस के पास इंटरसेक्ट कर रही है और इस कारण से अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दो, तो इस स्क्रीन पे आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। बट ये इमेज कैसा होगा? तो ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा और लोकेशन क्या होगा? तो फोकस पे बनने वाला, ठीक है ना? तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ठीक है? सो अगर आप कॉनकेव मिरर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको फोकस पे मिलेगा और वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब दूसरे सिचुएशंस को जरा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं और दूसरे सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, ठीक है? सो अगर अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो यहाँ से एक रे मैंने कंसीडर की है कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, ठीक है? और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए जाएगी, इस कॉनकेव मिरर के फोकस से होके जाएगी। इसी तरीके से अगर एक रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है कॉनकेव मिरर पे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, तो आप देखोगे कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इन बिटवीन सी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं कट रही है। तो आपको अगर आप यहाँ पे स्क्रीन अगर आप प्लेस कर दो, तो इस लोकेशन पे आपको इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज मिलने वाला है और ये इमेज कैसा होगा? तो ये इमेज वंस अगेन इट विल बी डिमिनिश्ड, पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अब यहाँ पे डिमिनिश्ड है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से छोटा आपको इमेज मिलने वाला है। वंस अगेन नेचर इज सेम, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है और जो लोकेशन है इमेज का इट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। सो दिस इज द सेकंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फ्रंट में फिर से रखा है, बट लोकेशन हमने चेंज किया है। पहले हमने इंफिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी रखा, अब हमने टी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। सो एक रे इस कॉनकेव मिरर पे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रही है। सो रिफ्लेक्शंस के बाद ये फोकस से होके जाएगी। दूसरी जो इंसिडेंट रे हमने कंसीडर यहाँ पे की है, वो फोकस से होते हुए इस कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही काट रही है। तो यू विल गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। दूसरा ये है कि ये जो इमेज मिलने वाला है ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा और यहाँ पे अगर साइज की बात करें, तो जो इमेज का साइज है इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। इन द फिफ्थ सिचुएशन व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो तो क्या होगा? तो एक फिर से हमने रे
किसके पैरेलल कंसीडर की है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर की है। दूसरी रे जो हमने इंसिडेंट दिखा रखी है, ये फोकस से होते हुए कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रहा है। सो जो फोकस से होते हुए मिरर पे फॉल कर रहा है, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वहीं जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी, और आप देखेंगे कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे बियॉन्ड सी एक दूसरे को काट देगी, और आपको बियॉन्ड सी यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आपको इमेज कैसा मिलेगा? तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इमेज का साइज कैसा होगा? तो इनलार्ज होगा, और पोजीशन आप कह सकते हैं बियॉन्ड सी, ठीक है ना? So this is the fourth situation. Now the next situation is when you place the object at focus. तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे, कॉनकेव मिरर के फोकस पे प्लेस करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको इन्फिनिटी पे मिलने वाला है। कैसे इन्फिनिटी पे मिलेगा, जरा इसको समझने का ट्राई करते हैं रे डायग्राम के हेल्प से। तो हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? फोकस से होते हुए जाएगी। और दूसरी इंसिडेंट रे हमने ऐसे कंसीडर की है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही थी और इस कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही है। सो ये रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती ही चली जाएगी। अब आपको ये दोनों ही रे पैरेलल दिख रही होगी, बट इट इज नॉट एक्चुअली पैरेलल, कहीं न कहीं जाके इंफिनिटी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सो इंफिनिटी पोजीशन पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, बट ये इमेज कैसा होगा? तो ये इमेज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है? तो इस तरीके का आपका फिफ्थ केस है। अब जो लास्ट केस है, ये सबसे अलग है और यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है। आप देखेंगे कि नेचर ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगा। जो पोजीशन इमेज का था वो फ्रंट ऑफ द मिरर था, आप देखेंगे कि आपको बैक ऑफ द मिरर आपके ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं, और ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो अगर आप देखेंगे बोर्ड में, तो ये बार-बार पूछा गया है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस कह सकते हैं, या थोड़ा-सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से देख के समझ लेना है, ठीक है? सो अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? तो ऑब्जेक्ट हमने अब फोकस से आगे रखा है। कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पी एंड एफ। तो पी और एफ के बीच में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो यहाँ से हमने एक पैरेलल रे कंसीडर किया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके। और दूसरी रे जो हमने कंसीडर की है, वो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए हमारे कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही बाउंस बैक कर जाएगी। अब आगे के डायरेक्शंस में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिहाइंड द मिरर ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो बिहाइंड द मिरर आपको ये इमेज मिलने वाला है, और बिहाइंड द मिरर जो स्पेस है, इट इज अ वर्चुअल स्पेस, इट इज नॉट अ रियल स्पेस। सो यू विल गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज मिलेगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये होगा, तो ये इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है? वर्चुअल होगा, लेकिन कैसा होगा? लार्ज होगा नेचर इसका। इसका जो साइज होगा, नेचर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट के इमेज का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, और इसका जो लोकेशन होगा ये बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बन रहा था उसको समझने का ट्राई किया है। इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में एक बार देखें, तो आप पाएंगे कि जैसे-जैसे हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते गए हैं, फ्रॉम द फर्स्ट केस टू द फिफ्थ केस, आप देखोगे कि इमेज का साइज धीरे-धीरे बढ़ता गया है। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, फिर डिमिनिश्ड है, फिर सेम इन साइज है, फिर इनलार्ज है, फिर हाईली इनलार्ज है। तो ग्रेजुअली जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता रहेगा फोकस तक, वैसे-वैसे इमेज का साइज धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा, और फाइनली क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बहुत-बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बहुत-बहुत छोटा आपको इमेज का साइज मिल रहा है, और उसके कन्वर्सली आपने जब फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो आपको हाईली इनलार्ज इमेज मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? साथ में ये भी आप एनालाइज कर सकते हो कि जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है,
मिरर के पास आता जा रहा है, वैसे-वैसे इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप इस टेबुलर डेटा से पा सकते हो। साथ में आप ये भी देखेंगे कि फ्रॉम 1 टू 5th केस तुम्हारा नेचर ऑफ इमेज क्या है, एक जैसा है, बट जो 6th और लास्ट केस है, वहाँ पे आप देखेंगे जो नेचर ऑफ इमेज है, वो वर्चुअल और इरेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे नेचर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप एनालाइज़ करके कॉनकेव मिरर के थ्रू जो भी इमेज बन रहा है, उसको समझ सकते हैं। अब आज के सेशंस में हम लोग कॉनकेव मिरर के यूजेस को भी समझ लेते हैं। तो यूजेस वाली स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं अभी पहले। तो कॉनकेव मिरर के इमेज को देखते हुए, उसके नेचर को समझते हुए, हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट डे टू डे लाइफ में अलग-अलग सिनेरियो में या अलग-अलग इवेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला जो यूज़ है आप देखेंगे कॉनकेव मिरर का है, वो टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में आप करते हो और हेडलाइट में करते हो। और हेडलाइट, टॉर्च में इसके यूज़ करने का कारण ये है टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है और इस कारण से कॉनकेव मिरर को आप हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में यूज़ करते हैं। इसको ज़रा हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया है और कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर आप इस पोजीशन पे आप अगर बल्ब लगा दो, तो बल्ब से जितनी भी रे निकलेगी, कुछ तो आगे की तरफ निकलेगी इस तरीके से आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ निकलेगी। कुछ रे क्या होगी, पीछे की तरफ चली आएगी, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? और इस तरीके से फ्रंट वाली रे को भी मैंने दिखा दिया है। अब जो बैक वाली रे है, ये भी जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सो दैट्स व्हाई यू विल गेट द स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और इस कारण से ही कॉनकेव मिरर को हम लोग सर्च लाइट में, हेडलाइट में और टॉर्च में यूज करते हैं। दूसरा यूज इसका है सेविंग मिरर में। अब सेविंग मिरर में यूज करने का कारण ये है कि जब आप मिरर के फ्रंट में होके सेविंग करेंगे, तो सेविंग तो आप दूर से नहीं करेंगे, आप मिरर के पास से करेंगे। तो आप बेसिकली पोल और फोकस के बीच में होंगे। तो पोल और फोकस में बीच में होने के कारण आपको जो इमेज मिलेगा आपका, वो इरेक्ट मिलेगा, साथ में इनलार्ज मिलेगा और इनलार्ज मिलने के कारण आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि सेविंग किस तरीके से करें। दूसरा जो इसका यूज़ है, तीसरा यूज़ कह सकते हैं, डेंटिस्ट के थ्रू किया जाता है। डेंटिस्ट भी इस तरीके का कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फिर से जो आप टीथ का ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव मिरर, फिर से आप बहुत पास से ले रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में है और इस तरीके से आपको इस टीथ का इरेक्ट इमेज मिलेगा, साथ में इनलार्ज इमेज भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो डेंटिस्ट है, अच्छे तरीके से दाँत का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है? और जो सबसे लास्ट यूज़ है, वो है सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जितनी भी रे इन्फिनिटी से आ रही है, ऑल दीज़ रे कैन बी कंसीडर्ड एज़ द पैरेलल रे। ठीक है ना? सब एक-दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और जितनी भी पैरेलल रे होगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, वो सारी की सारी रे एक ही जगह पे कन्वर्ज होगी, एक ही जगह से रिफ्लेक्टेड रे पास होगी। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का कंसंट्रेशन हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारी हीट एनर्जी डेवलप होगी, जिससे आप सोलर फर्नेस में किसी भी चीज़ को मेल्ट कर पाएँगे। तो इस तरीके से आज के सेशंस में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में समझने का ट्राई किया है। हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है और कॉनकेव मिरर के कहाँ-कहाँ पे यूजेस हैं।